हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे और आज अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं बेटा जी डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने ऐसा कहा था क्या कि जो द्रव्य है वो भी क्या है, तरंग है। द्रव्य क्या है, तरंग है। बेटा जी अपन ने इस चैप्टर के अंदर पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है उसकी प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक तो कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्रव्य जो होता है वो कण तो प्रकृति ऑलरेडी उसकी होती है, अगर वो गतिशील है तो वो किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो क्या लिखेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना में, क्या लिखेंगे डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार, बोले तो एज वेल एज, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कण की भी द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात गतिशील द्रव्य कण तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है सर, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं और इस परिकल्पना को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना कहते हैं। ठीक है सर, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, वैसे अपन इसको कंबाइंड रूप से ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंधित, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंधित एक तरंग होती है जिसे डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ओके जेंटलमैन, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और इसको नोट कर लेना कि डी ब्रोगली परिकल्पना पे आपको ये दो बातें लिखनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये लो, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब बेटा जी अपन कैलकुलेट करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोले तो डी ब्रोगली तरंग। ठीक है सर, तो अब अपन को क्या पढ़ना है, इसी टॉपिक का सब टॉपिक है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, बोले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। ठीक है सर, तो ये क्या लिख दिया मैंने, लैम्बडा। तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, लैम्बडा की। ठीक है सर, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, आप और हम जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यू होता है E इक्वल टू एच न्यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके जेंटलमैन, इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। और एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, एनर्जी मास इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। अगर मैं ऐसा लिखूं समीकरण 1 व 2 से, तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब सुनिए, वी नो दैट कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्बडा। यू नो दैट न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्पीड अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होती है। तो अपना जो नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा c बाई लैम्बडा इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से c से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर क्या बन जाएगा, h का h, न्यू की जगह पर न्यू की वैल्यू लगा दी, तो ये हो जाएगा h बाई लैम्बडा इक्वल टू mc। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है सर, आपको एक बात पता होगी कि मास इनटू स्पीड
बोले तो क्या होता है मोमेंटम, बोले तो क्या होता है संवेग होता है। तो ऐसा लिख दूं चूंकि P इक्वल टू होता है mc, ठीक है, मास इनटू स्पीड किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है। तो अपनी जो नई इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी h बाई लेमडा इक्वल टू पी, या फिर मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए लेमडा की, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा h बाई पी। ठीक है बेटा जी, इसको इधर और इसको इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा। अरे बेटा ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू ये आएगी ना, तो गई 5। ठीक है सर, अपन को पता है कि वापस अपन एक फॉर्मूला जानते हैं। आप ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो जिसमें संवेग भी आता हो और गतिज ऊर्जा भी आती हो, तो अपन क्या लिखेंगे, संवेग गतिज ऊर्जा संबंध से। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो अपन ने पढ़ा था बेटा जी बहुत अच्छे से 11वीं क्लास में, और अगर आपके याद नहीं है तो अब याद कर लो कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। संवेग जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट 2m e के। ठीक है सर, जहां पर m का मतलब क्या है मास, p का मतलब क्या है मोमेंटम बोले तो संवेग, और e के का मतलब क्या होता है गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो लेमडा की नई वैल्यू आ जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2m e के। ठीक है, मैं ऐसा लिखूं कि यदि क्यों आवेश का कण, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है, क्यों है, v वोल्ट विभवांतर से त्वरित है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यों भी। ऐसा आप पढ़ते हो ना सर कि अगर कोई क्यों आवेश है उसको v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो क्या होगी क्यू इनटू वी। अब अपने पास नया फॉर्मूला आ जाएगा, अतः लेमडा का जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ठीक है सर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 जो भी। ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। तो ये आपने किसकी कैलकुलेशन कर दी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है बेटा जी, स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो अब अपन इसका यूज करेंगे और अपन कैलकुलेट करेंगे आवेशित और अनावेशित जो पार्टिकल है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है सर बेटा, तो वो फॉर्मूला लास्ट वाला याद कर लेना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लेमडा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, जहां पर v का मतलब वेलोसिटी नहीं है, जहां पर v का मतलब क्या है, विभवांतर है, बोले तो पोटेंशियल है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया इरेज। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, मासूम से बच्चों, देखो ये जो फॉर्मूला है बड़ा ही मासूम है। लेमडा का जो फॉर्मूला है वो मासूम सा फॉर्मूला है 2m क्यों वी। ओके, नंबर फर्स्ट अपन को कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो नंबर फर्स्ट लिख दूंगा क्या, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा ऑफ ई। ठीक है सर, देखेंगे h जो होता है वो तो कांस्टेंट है, और जो v है वो अपन जितने भी चार्ज लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, जितने भी अपन चार्ज लेंगे, उन आवेशित कण लेंगे, उनके लिए v की वैल्यू क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे को लेमडा किसका चाहिए, तो लेमडा का पहले तो फॉर्मूला देता हूं बेटा, क्या, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ठीक है सर, मेरे को लेमडा किसकी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की, तो मास भी किसका लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज भी किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है सर, इन सब की वैल्यू दिखते हैं बेटा। h की वैल्यू आपको पता है 6.62 या 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है सर कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुणा v की वैल्यू अपन को रखनी नहीं है, v को भी रखना है। ठीक है, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है सर, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू। ठीक है बेटा, इसकी कैलकुलेशन को डायरेक्ट याद रखना है। दो कैलकुलेशन आपको मैं डायरेक्ट याद करने के लिए कहूंगा, वैसे तो सभी की याद करनी, परंतु स्पेशल तौर पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1227 अंडर रूट वी
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर आप एंगस्ट्रॉम में चाहते हैं तो ये हो जाएगा, अपन एंगस्ट्रॉम में ही रखेंगे याद, कितना हो जाएगा 12.27 बटा √v इंटू एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है बेटा जी, आज के बाद जिंदगी भर के लिए याद रख लेना कि हमेशा हमेशा के लिए, कि आज के बाद आपसे कभी भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है तो कितनी बताओगे, 12.27 अपॉन √v, और ये वैल्यू किस में आ रही है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर, इरेज करते हैं उसको। सेकेंड पार्टिकल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या लेते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर 2 प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य, यहां पर क्या लिख दूंगा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। जिसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है उसी का क्या लगाएंगे, मास, और उसी का क्या लगाएंगे, चार्ज। ठीक है सर, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है सर, ये होता है 1.67, कितना होता है सर, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जेंटलमैन, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है, इसलिए यहां पर लिख दूं QP इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब अपन इसको करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू एम्पी की जगह पर कितना लिख दूं, 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली याद रख लेना सर, अपन बहुत बार काम मिलेंगे। इसकी कैलकुलेशन होती है 0.286 √v इंटू एंगस्ट्रॉम। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रोटॉन का जो क्या था, प्रोटॉन जो था उसकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 0.286 √v इंटू एंगस्ट्रॉम। ओके, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा जी। देख नंबर 3 किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन। ये कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, किसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.286 √v इंटू एंगस्ट्रॉम, और ये वेवलेंथ किसकी है, प्रोटॉन की। ठीक है, देख मेरे को तो इससे मतलब है कि ये जो है इसकी कैलकुलेशन कितनी है, 0.826 अपॉन √v। एक बार देख लेते हैं सर क्या होता है ड्यूट्रॉन। 1H1 क्या होता है, प्रोटॉन, और 1H2 क्या होता है, ड्यूट्रॉन। यहां पर जो लिखा जाता है वो होता है मास, और यहां पर लिखा जाता है वो क्या होता है, चार्ज। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आवेश दोनों का बराबर है। जबकि द्रव्यमान जो होता है, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना होता है, तो m ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल हो जाएगा 2 ऑफ mp। ओके जेंटलमैन, अपन को कैलकुलेट क्या करनी थी, वेवलेंथ। तो ऐसा लिख दूं कि लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू h अपॉन √2 m ऑफ ड्यूट्रॉन q ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू v। जिसकी वेवलेंथ चाहिए उसी का मास और उसी का चार्ज, तो q ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू सबकी जगह पर सबकी वैल्यू लगाते हैं तो आ जाएगा √2 इंटू m ऑफ ड्यूट्रॉन। m ऑफ ड्यूट्रॉन कितना होता है सर, तो आप लिख दोगे सर 2 इंटू m ऑफ प्रोटॉन इंटू q ऑफ ड्यूट्रॉन कितना आ जाएगा सर, q ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, इंटू v। इसकी सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लिख दूं सर, यहां पर पुट कर दूं 2 का तो हो गया, एमपी की वैल्यू पुट कर देता हूं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर कितना लिख दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी। ठीक है बेटा जी, अरे सर यही तो किया है। देखो एमडी की जगह पर 2mp, क्यूडी की जगह पर क्यूपी की वैल्यू लगाई। ठीक है सर, क्यूडी। अब देखो बेटा जी, यहां पर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को देखो, सिर्फ ये 2 चलता है, बाकी सब सेम टू सेम है। एच की जगह पर एच की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसको देखो बेटा और इसको देखो, केवल ये √2 का फर्क है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि 2 0.286 √2, ठीक है, इंटू √3 इंटू एंगस्ट्रॉम। बेटा जी देखो ये जो है इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इस 2 को छोड़ दे तो ये जो इक्वेशन बन जाती है लगभग प्रोटॉन की इक्वेशन बन जाती है, और इसका आंसर कितना होता है 0.286 अपॉन √3। यहां पर ज्यादा कौन है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा 0.202 अपॉन √3 इंटू एंगस्ट्रॉम। तो मैं तो ये कहूंगा सर सभी के फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए आपके, कि लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला कितना होता है 0.202 अपॉन √3 इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर,
नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल कौन है सर? वो है एल्फा कण। कौन है? एल्फा कण। देख लेते हैं सर एल्फा कण के बारे में। तो क्या लिखूंगा? नंबर 4 एल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बोले तो लर्न ऑफ एल्फा। 1H1 तो प्रोटॉन होता है, तो 2He4 क्या होता है? एल्फा होता है। एक बार इसकी से तुलना करते हैं। यहां पर जो लिखा होता है वो चार्ज होता है, ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है? वो जो होता है मास होता है। तो मैं ऐसा लिख दूं कि मास ऑफ एल्फा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसका कितना गुना है? 4 गुना, और चार्ज कितना गुना है? 2 गुना। तो Q ऑफ एल्फा 2 ऑफ M ऑफ प्रोटॉन। ठीक है सर, इरेज कर दूं। चलो, फॉर्मूला क्या था? लैम्डा ऑफ एल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा H अपॉन √2 इंटू M ऑफ एल्फा Q ऑफ एल्फा इंटू V। ठीक है। अरे सर, यहां पर दो वैल्यू आपको चेंज करनी होती है, जिसकी वेवलेंथ चाहिए उसका वैल्यू लगाना होता है। तो लैम्डा ऑफ एल्फा इक्वल टू H की जगह पर H की वैल्यू, ठीक है, अपॉन √2 M ऑफ एल्फा बोले तो 4 इंटू MP, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू Q ऑफ एल्फा बोले तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -2 Q ऑफ एल्फा इक्वल टू दुगुना होता है किसका सर? प्रोटॉन का। चार्ज जो होता है वो दुगुना होता है प्रोटॉन का, अपन ने भी देखा था ना। तो 2 का 2 इंटू QP 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू। ठीक है, अब देखो इसकी से तुलना करो साहब। एक तो ये 4 ज्यादा है और एक क्या ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो इस 4 को बाहर निकालेंगे तो, ठीक है सर, इससे इसकी तुलना करो सर। देखो, एक तो यहाँ पर 4 है और एक यहाँ पर 2 है। तो इस पहले तो इनको हल कर देते हैं 4 और 2 को। √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो लैम्डा ऑफ एल्फा ये तो आ जाएगा 2। ये √2 का 2 ही रहेगा सर। ठीक है, इसको √2 रख लेते हैं। ये जो शेष बच गया इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.286 इंटू √2 इंटू एंगस्ट्रॉम। अरे सर सही है ना बेटा, इसको हटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो इस प्रोटॉन वाले के तुल्य होगा। ठीक है, हो गया इतना। तो फिर क्या हो जाएगा? अगर अपन इसको डिवाइड कर देंगे यहां से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.414। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा ऑफ एल्फा इक्वल टू 0.101 √V इंटू एंगस्ट्रॉम। क्या लिख दूं सर? लैम्डा ऑफ एल्फा इक्वल टू 0.101 √2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर। मैं तो ये कहूंगा प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं और इनकी कैलकुलेशन है वो सबकी डायरेक्ट याद रख लो, फायदे में रहोगे। कि इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होता है, प्रोटॉन के लिए इतना होता है, एल्फा कण के लिए इतना होता है, न्यूट्रॉन के लिए इतना होता है। ठीक है सर, डायरेक्ट याद रख लो, अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। ठीक है सर, ओके। देखिएगा सर, क्वेश्चंस आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जिसका आपको आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है सर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि मैंने ऐसा दिया है कि जो V है उसकी वैल्यू 100 वोल्ट है। कितनी है सर? 100 वोल्ट। ठीक है, और आपको बताना है लैम्डा ऑफ E। ठीक है, क्या होगा? ये बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम का सुपर क्वेश्चन रहा है। 1 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? और ये लैम्डा ऑफ E बताना किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको इन फॉर्मूलों में से देखना है सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद उससे डिवाइड करना है। ओके जेंटलमैन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। तो आज अपन ने क्या पढ़ लिया? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ओके जेंटलमैन, चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोलो जुबान केसरी। नहीं। जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी।